नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद भी कुछ गर्माहट नजर नहीं आ रही है। न तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से, ना ही नीतीश कुमार की ओर से, ना ही राहुल गांधी की ओर से। नीतीश ने पाला बदलने के बाद बस इतना कहा, सब ठीक नहीं चल रहा था तो हमने सरकार खत्म कर दी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या आरजेडी पर आक्रामक नहीं दिखे। नीतीश से राहें अलग होने के बाद जब तेजस्वी यादव का वीडियो बयान मीडिया के सामने आया, तब वो भी नीतीश कुमार का नाम लिए बिना जेडीयू पर बहुत नहीं आक्रामक दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ दाखिल हुए तो अपने कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी और इंडिया गठबंधन के मद्देनजर कांग्रेस से जो दूरियां बनाई और जो चुप्पियां अहम नेताओं की ओर से बरती जा रही हैं, क्या इन्हीं चुप्पियों में भविष्य की सियासी संभावनाएं छिपी हुई हैं? क्या खेल अभी बाकी है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर और पूर्व डीन पुष्पेंद्र सिंह बीबीसी से कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, किसी के भी साथ आ सकते हैं। सभी ने उनके चरित्र को समझ लिया है। कोई भी उन पर हमलावर क्यों होगा? सबको लगता है कि उनकी जरूरत पड़ी तो वो फिर वापस आ सकते हैं। बता दें, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने 17 लोकसभा सीटें जीती थी और अकेले में मात्र 2 सीटें जीती थी। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की नई चाल भी लोकसभा चुनावों में फायदा लेने के लिए है। चुनावी रणनीतिकार से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने प्रशांत किशोर जेडीयू में रह चुके हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन 2025 के चुनाव तक नहीं चल पाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। कुछ महीनों पहले भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाले हैं। इससे साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार का खेल अभी बाकी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने पर कहा कि इससे सबसे ज्यादा सहानुभूति तेजस्वी यादव को मिल रही है। सिन्हा ने कहा कि पलटू राम तो वो हैं जो कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। देश के गृह मंत्री, जिन्हें लोग चाणक्य कहते हैं, उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ? वोट बैंक की ऐसी चिंता थी या उन्हें लगा कि अयोध्या का प्रभाव 2-3 दिन में खत्म हो गया है? मैं मानता हूं कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सहानुभूति मिली है। जब उन्हें सीएम बनाने का समय आया तो नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले गए। कुछ लोगों को ये यूटर्न जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये राजनीतिक साजिश लग सकती है। ऐसे में अगर राजद और कांग्रेस आक्रामक रवैये से प्रचार करते हैं तो उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश कर गई। इस दौरान राहुल गांधी ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार पर चुप्पी बनाए रखी। उन्होंने किशनगंज में एक सभा को संबोधित किया। इसमें अपने भाषण में उन्होंने राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग पर ही फोकस रखा। हालांकि सबको उम्मीद है कि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होकर कथित तौर पर धोखा देने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ मंगलवार को जरूर बोलेंगे। अब सबकी निगाहें पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन के आयोजन पर टिकी हैं, जहां विपक्षी दल को ताकत और एकता दिखाने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया में किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी नेता किसानों की जमीन की रक्षा के बारे में बात करेगा, उस पर मीडिया 24 घंटे हमला करेगा। यहाँ भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। मैं आपके लिए ये मुद्दा उठा सकता हूँ संसद में। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि पीएम मोदी इस बारे में कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये मुद्दा उठा सकता हूँ। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि एक बार हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपके लिए ये करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहां से बचाकर वापस अपने वतन लाते हैं, लेकिन बेरोजगारी ने आज वो हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजरायल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही है। इसी से पता चलता है कि चुनावों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सालाना 2 करोड़ रोजगार और मोदी की गारंटी जैसी बातें सिर्फ जुमला है। उन्होंने कहा कि यहाँ अपने देश में इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? ये लंबी लंबी लाइनों में 2-2 दिनों से खड़े युवा क्या हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या हम इन्हें खुशी से इतने भयानक युद्ध के बीच भेजने को तैयार हैं? उन्होंने कहा कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है? भारत सरकार ने युद्धग्रस्त इजरायल को भारतीय युवाओं की बलि लेने की स्वीकृति किस आधार पर दी है? हमारे इन युवाओं के जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान ना करे कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आज भारत का असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई है और भाजपा सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है। देश के युवा अब ये बात समझ रहे हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम सोमवार को दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, जहां वो नहीं मिले। सोरेन के ना मिलने पर ईडी ने आवास से कुछ दस्तावेज जब्त किए, उनकी एक BMW कार भी सीज कर ली और ड्राइवर को भी साथ ले गई। ईडी ने सीएम सोरेन को गैर कानूनी फंड का इस्तेमाल कर जमीन की खरीद बिक्री के एक केस में पूछताछ के लिए समन किया था। इससे पहले ईडी की टीम झारखंड भवन और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के आवास पर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं थे। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए ईडी को एक ईमेल पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पूर्व निर्धारित बजट सत्र के चलते समय नहीं दे पाने को वजह बताई है। इस बीच रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी ऑफिस के 100 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। पत्र में उन्होंने लिखा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा और अन्य पूर्व निर्धारित आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा हम उसी की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने अपने जवाब में कहा, ऐसे हालात में 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले मेरा और एक बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भावनापूर्ण है। झामुमो के एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को राज्य की राजधानी रांची नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए मंगलवार को एक बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सीएम हाउस में प्रस्तावित बैठक मौजूदा राजनीतिक स्थिति और ईडी द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रस्तावित पूछताछ पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए पेश न होने के बाद से राज्य में हलचल तेज है। सोमवार को उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली में हैं, लेकिन ईडी की टीम जब उनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो वहां भी हेमंत सोरेन नहीं मिले। बीजेपी कह रही है कि झारखंड के सीएम लापता हैं और इसे लेकर मंगलवार को बीजेपी ने सीएम की गुमशुदगी का एक पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी ने हेमंत सोरेन की कदकाठी का ब्यौरा देते हुए कहा कि जानकारी देने वाले को 11,000 इनाम दिया जाएगा। ईडी ने सोमवार को लालू यादव से 9 घंटे पूछताछ की और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर देर रात तक रही। जब सोरेन नहीं मिले तो एजेंसी उनकी BMW कार और ड्राइवर को साथ ले गई। खबर है कि आज ईडी पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी जिससे डरती है उससे लड़ने के लिए ईडी, IT और CBI को आगे कर देती है। उन्होंने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि देखा है कि जुल्म में कितनी ताकत है और आने वाले दिनों में भी देखेंगे। ये जरूर लग रहा है कि दिल्ली का शासक बहुत कमजोर है, बहुत परेशान है, इसलिए तोड़फोड़ एजेंसी सबका इस्तेमाल करके देख लो। जब राजनीतिक अवसान निकट आता है तो इस तरह के फैसले होते हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेजस्वी यादव आज एक बार फिर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ CBI ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जानकारी दी है कि वो इस मामले में अगले महीने के अंत तक पूरक आरोप पत्र दाखिल कर देगी। आप लोगों को लगता है कि PM मोदी और उनके तमाम मंत्री जब पूजा पाठ और मंदिरों के चक्कर लगा रहे होते हैं तो ऐसे में सरकार कौन चला रहा होता है? उसके लिए मोदी सरकार ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने RTI के तहत जानकारी लेकर बताया है कि केंद्र सरकार के लगभग 44 विभागों को 1499 सलाहकार चला रहे हैं। इनमें बिग 4 सहित बाहरी एजेंसियों के सलाहकार भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार ये विभाग इन सलाहकारों पर कुल मिलाकर 302 करोड़ रुपए का सालाना खर्च करते हैं। सरकार ने 31 जनवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बता दें कि संसद के हर सत्र से पहले ये एक तरह की पारंपरिक बैठक है। बैठक में विभिन्न दलों के नेता उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन्हें वे संसद में उठाना चाहते हैं। वहीं सरकार सभी दलों को अपने एजेंडे के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेगी। भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने मछली पकड़ने वाले एक अन्य जहाज पर सवार 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री लुटेरों से बचा लिया है। इसके साथ ही 11 सोमाली लुटेरों को भी पकड़ लिया है। INS सुमित्रा ने जिस जहाज की रक्षा की उस पर ईरान का झंडा लगा था। INS सुमित्रा को समुद्री लूट के मामलों को रोकने और सुरक्षा अभियान के लिए सोमालिया के पूर्वी इलाके अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है। टेक अरबपति एलन मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान में अपना एक वायरलेस ब्रेन चिप सफलतापूर्वक इम्प्लांट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक नतीजे में बेहतर न्यूरॉन स्पाइक्स का पता चला है
जिसमें लगाया गया है वो मरीज अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। कंपनी का कहना है कि वो चाहती है कि मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ा जाए ताकि वो जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से निपटने में मदद मिले। मस्क की कंपनी को बीते साल मई में FDA ने इंसानों पर चिप की टेस्टिंग करने की अनुमति दी थी। इस सफलता से लकवा और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी का इलाज करने में सफलता मिल सकती है। इसे इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर इससे मानव क्षमता को सुपरचार्ज करने में मदद मिलेगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।